हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस या कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं, वो ऑल थिंग्स हम पढ़ने वाले हैं जैसे केमिकल काइनेटिक्स में। तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कोई भी आपको रिएक्शन गिवन है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे। टू टाइप से डिस्कस किया था, एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज के लिए आप डेल्टा यूज करते हो और उसके लिए डी यूज करते हो। दोनों का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया था, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर ली थी एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आज के वीडियोस में हमारा टॉपिक रहेगा, हम ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में देखेंगे और सबसे पहले रेट लॉ देखेंगे। डिफरेंस देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या बताया था। मान लो मैं कोई रिएक्शन लिख रही हूँ ए प्लस बी, ये आपके सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहे हैं और इनके कोफिशिएंट मान लिया मैंने ए है, इसका स्मॉल बी स्मॉल सी और इसका ये है आपका स्मॉल डी कोफिशिएंट है। जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, वो जनरल समझो ऐसे है, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 आपका 2HCl। तो यहाँ पे कोफिशिएंट की आपकी इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है। किसी रिएक्शन में मान लो यहाँ पे 2 होता, ऐसे लिख देती मैं 2H2, तो ये इसका मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखो मान लो कि ये रिएक्शंस दे दी और आपको कहें कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ला लेके दिखाओ, तो सिंपल रेट ला क्या बताई थी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन आपका ए है और बी है। सेकेंड थिंग्स हमने बताई थी कि जो आपके कोफिशिएंट होते हैं वो किस में चले जाएंगे, इसके पावर में। तो ये हमने रेट लो लिख दिया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन इसी का अगर रेट लो के अकॉर्डिंग अगर आप इसका रेट लिख दे तो क्या आता आपका रेट ऑफ रिएक्शन। इस कांस्टेंट के लिए तो हमने बताया था रेट कांस्टेंट यूज करते हैं के। तो यहाँ पे होता कि ये भी सेम होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोलर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट। बट अब ये जो यहाँ पे हम अनदर कोफिशिएंट लेते, मान लो अल्फा है बीटा, और जब आप अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देते हो तो ये आता है आपका ऑर्डर। ठीक है, तो एक केस ये हो सकता है कि आपका अल्फा इक्वल टू ए हो जाए या बीटा इक्वल टू बी। ये जो दोनों कोफिशिएंट है वो ए और बी जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उसके इक्वल भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर एक बार इसके इक्वल होगा। और जो रेट लो के अकॉर्डिंग हम बताते हैं इन दोनों की अगर पावर करते हो तब आपका क्या निकलता है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का। सिंपली ऑर्डर का क्या मतलब है, मान लो इसी रिएक्शन का अगर आपको ये रिएक्शन दे रखी है और सिंपल लिख रखा है कि रेट इसके इनटू ऐसे लिख दिया, मान लो H2 की पावर 1, ये रेट लो तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 1। तो ऑर्डर क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में, कि मान लो इसका मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट में दो थे आपके, H2 था और Cl2 था। तो रेट आपका ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, H2 की 1 कंसंट्रेशन पे। जो हम ऑर्डर बताते हैं उसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की कौन सी कंसंट्रेशन, मान लो 0 ऑर्डर है तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, कौन से पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड है तो 2 पे, थर्ड है तो 3 पावर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अब अगर आप एक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आप देखते तो आप क्या करते, 1 कोफिशिएंट 1 प्लस तो आप 2 कर देते हो इसका ऑर्डर। तो ऐसा नहीं होता। तो जो आपको रेट है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है ना वो हम एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ये है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जब रेट डिटरमाइन होता है तो वो कंसंट्रेशन की, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 0 पावर पे, 1 पे, 2 पे, थर्ड पे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन करके, और लॉ मास एक्शन ये हम सिंपल किसी भी रिएक्शन को देखकर लिख सकते हैं। ये तो सिंपल कोफिशिएंट है, बट अल्फा बीटा यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है। वो डिपेंड कर सकता है कि ए और बी किसी रिएक्शन में, मान लो इस रिएक्शन का सपोज मान लो कि ऑर्डर भी 2 होता तो आप ऐड कर रहे हो तब भी 2, लेकिन हर एक रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा। तो समझ आए आपको। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए आपसे पूछे तो सिंपल आप क्या करोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी और उनके जो कोफिशिएंट है पावर में कर दो, तो ये रेट हो जाएगा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से। अगर रेट लो के अकॉर्डिंग बोले तो आप ए बी, यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ लोगे, ए बी नहीं लिख सकते आप कोफिशिएंट, फिर आप लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देते हैं तो आपका ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल थिंग्स थी कि रेट लो के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑर्डर लिखते हैं। अब उसके बाद हमें देखा था यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे यूनिट बताओ, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो देखो अब हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमने देखी थी, क्या यूनिट थी आपकी, मोल पर लीटर, इक्वल टू था के। यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर मान ली मैंने n है। अगर आपको के की यूनिट निकालनी है तो आप कैसे करोगे, के क्या आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन बाय में कंसंट्रेशन की पावर n। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब आपको कैसे करोगे,
और y में क्या था आपका टाइम दिया था आपका सेकंड इनवर्स, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और ये होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि ये है। अब आपको इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी यूनिट क्या है आपकी, इसकी होती है कंसंट्रेशन और इनटू में सेकंड, ऊपर नीचे है कंसंट्रेशन n, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऊपर जाएगा तो n सेकंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गया आपके पास, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। जो रेट कांस्टेंट होता है ना वही डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर क्या है, रिएक्शन। अगर आपको कह दे कोई कि बताओ n की वैल्यू 0 है, दैट मींस फर्स्ट 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन पावर सेकंड। अब कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता है क्या होती है, मोल पर लीटर। तो 0 ऑर्डर के लिए क्या यूनिट हो जाएगी आपकी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अगर आपको कह दे कि n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 1 0, तो ओनली यूनिट क्या बच जाएगी आपकी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेकंड ऑर्डर के लिए कर सकते हो, थर्ड ऑर्डर के लिए कर सकते हो, तो ये डिफरेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूनिट आप बता सकते हो। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखो। अगर लिक्विड की बात मान लो, अगर गैसेज हैं तो वहां पे आप कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ठीक है, सिंपल, सही वैल्यू n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3, जिसके लिए भी कैलकुलेट करना है सिंपली पुट कर दो n की वैल्यू और आपको यूनिट। ये 1 मार्क्स में आपका बोर्ड का एग्जाम्स हो चाहे आप कोई भी एंट्रेंस लिख दोगे तो उसमें 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि यूनिट बताओ। तो सिंपल, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजिली किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर की आप यूनिट बता सकते हो कि 0 ऑर्डर की क्या होगी, फर्स्ट की क्या होगी। ठीक है, ये कर लिया। अब अगर एक आधी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे हमने लॉ मास सेक्शन में आपको रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन किया था। रेट कांस्टेंट क्या होता था कि जब अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आप 1 कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाता, के। अब जैसे जो के होता है ना रेट कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है आपका ऑर्डर पे, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी एक फिक्स रिएक्शन के लिए, ऐसे नहीं चेंज नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो ना तो वो डिपेंड करेगी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पे। थर्ड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो कि जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमने जब रेट आपके लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग किया था तो क्या आया था, रेट ऑफ रिएक्शन के था यहाँ पे, यहाँ क्या होती थी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, तो ये इसको डिफाइन किया था हमने, तो इसको तो क्या कर दिया था 1, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। तो ये था आपके, इसके और भी पॉइंट्स आप सिंपल पढ़ सकते हो कि 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया आपने। हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स वैल्यू मिलेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर। तो इसकी यूनिट ऐसे फिक्स नहीं है कि 0 ऑर्डर तो अलग यूनिट आएगी, फर्स्ट है तो अलग। अब रेट ऑफ रिएक्शन की तो एक फिक्स यूनिट थी, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो हमने बताया कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑर्डर का मीनिंग आपको पता चल गया है। अब मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, आपको ऐसे लिख दिया कि रेट इक्वल टू है आपका के, अब यहाँ पे लिख दिया मान लो a की पावर 2 और b की पावर 1, कहे आपसे पूछ लिया ऑर्डर बताओ, तो सिंपली क्या करोगे, अगर रेट जो दे रखा है उन पावर का सम, तो 2 + 1 3, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, 3। तो ऐसे ही आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो क्या कर देते हैं, रिएक्शन देके और रेट कांस्टेंट दे दे, तो सिंपली पावर देखो उनको ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर की यूनिट हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। अब उसके बाद एक टर्म आती है मोलिकुलरिटी, उसमें 2 नंबर में डिफरेंस आ सकता है आपसे। तो एक टर्म होती है आपकी मोलिकुलरिटी, स्पेलिंग इसकी चेक कर लेना स्टूडेंट्स। देखो सिंपली मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो कि कोई भी हम क्या पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, अलग अलग रिएक्शंस देख रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो गई, कौन स्पीड। तो सिंपली आप जैसे सिंपल लिख दिया आपने A+ B रिएक्ट किया C+, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बीच में, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट की कौन से, ऐसे नहीं होता डायरेक्ट मिलाया आपने बीच में तो एक प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि आपस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मान लो ये ए था बी था, जब आपने रिएक्शन की दोनों मिलाए तो आपस में क्या करते हैं, इनके मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और बाद में एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे H2 और Cl2 लिया हमने, दोनों को कंबाइन किया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया आपका HCl। तो उनके जो मॉलिक्यूल आपने लेते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड। तो मोलिकुलरिटी का सिंपल मतलब यह होता है कि जब आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन करने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं एक टाइम के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन होगी ना उसी के लिए आप बता सकते हो मोलिकुलरिटी। कैसे, जैसे इससे पहले हमने 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है आपकी एलिमेंट्री और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स। देखिए
तो क्या डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी डिस्कस करने से पहले हम दो टाइप के रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे आपको पता भी होगा, नहीं पता तो देख लीजिए कि एक टाइप होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शंस काफी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंटरमीडिएट, कार्बेंटर, तो ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो कई रिएक्शंस तो क्या हो जाती है जो सिंगल स्टेप में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस हो जाती है ना, उनको हम बोलते हैं आपके एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस हो जाती हैं उनको हम एलिमेंट्री, और कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन स्टेप, एक से ज्यादा, वो स्टेप दो भी हो सकते हैं, 3, 4, सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स 2 स्टेप, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, सो ऑन। और एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। देखिए जैसे मान लो स्टूडेंट्स, आपका H2+Cl2 वाला था समझाने के लिए, तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है कि हाइड्रोजन आपने क्लोरीन लिया और HCl बन जाता है। बट आप जैसे देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसके लिए बीच में जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 3 स्टेप लगते हैं। जब आप इसका मैकेनिज्म देखते हो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करनी पड़ती है, फिर आपको कार्बोकेटाइन बनाना पड़ता है, फिर एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है प्रोटॉन का, बाद में जाके आपका प्रोडक्ट फॉर्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक, 3 स्टेप लगते हैं इस रिएक्शन को। तो कॉम्प्लेक्स होगी ना, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। तो मोलिकुलरिटी का सिंपल मीनिंग हमने क्या सीखा कि कोई भी रिएक्शंस अगर आपको दे रखी है तो उसमें कितने मोलिक्यूल हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, वही उसकी मोलिकुलरिटी। अब जैसे मान लो कि मैं H2 प्लस में I2, ये आपके HI बना रहा है, ये रिएक्शन है। आपसे पूछ लिया बताओ इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी का सिंपल मीनिंग देखो, रिएक्टेंट में कितने मोलिक्यूल हैं, वहीं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ही मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे आपस में और HI बनाएंगे। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक ये एक या, तो आप N हो जाएगा यहाँ पे 2। मान लो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है जैसे, तो ये क्या होता है CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल चेक कर लो आप मॉलिक्यूलरिटी कितने आपके मॉलिक्यूल एटम रिएक्ट कर रहे हैं, वही 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3। ठीक है। और एक थिंग्स, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप मोलिकुलरिटी अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो तो 3-4 रिएक्शन होगी। एक ही रिएक्शन को, मान लो आपको ए था, ए तक आपको डी तक पहुंचना है, तो पहले आप ए से बी बनाओगे, फिर हमने बी से सी बनाया, फिर सी से डी। अब आपको 3 स्टेप हो गए, तो आप कौन से का काउंट करोगे, ये वाले मॉलिक्यूल मानोगे, ये मानोगे, ये। तो हमें पता है, आपको ये भी पता होगा कि कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका स्लो स्टेप। तो जो स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है उसके कोर्सपॉन्ड में देखोगे आपके कितने रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। परफेक्ट ये एलिमेंट्री में अच्छे से डिफाइन होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी, तो आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो कि एक ही स्टेप है तो पता चलेगा कौन से कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वहीं उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ये तो काफी इजी था। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, 2 नंबर में आपका डिफरेंस आ जाता है कि बताओ ऑर्डर है और मोलिकुलरिटी है। ठीक है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप बता दोगे ऑर्डर की ही डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट तो आपका डेफिनेशन वाला हो जाएगा दोनों का। इसमें क्या हुआ था, ऑर्डर कैसे आता है आपका कि जब रेट लो में आप रेट डिफाइन करते हो तो किसके इक्वल होता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू में जो उसकी पावर होती है जब रेट में लिखी, उनका आप ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है आपका ऑर्डर। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, मोलिकुलरिटी सिंपल देखती है कि आपकी जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने कोलाइड कर रहे हैं रिएक्शन बनाने के लिए, तो सिंपल चेक वो उसकी क्या हो जाती है, मोलिकुलरिटी। सेकंड थिंग्स, जो ऑर्डर होता है ना वो आपका 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और आपका होल नंबर 1, 2, 3 ऐसे। बट आपका मोलिकुलरिटी हमेशा आपका 1, 2, 3 ऐसे मिलेगी, कभी भी फ्रैक्शनल 0 और फ्रैक्शन में आपकी नहीं मिलेगी। कौन, मोलिकुलरिटी। ठीक है, मोलिकुलरिटी के पॉइंट है। और इसकी यूनिट है मोलिकुलर, इसकी आपका ऑर्डर क्या है, कॉरस्पॉन्ड 0 ऑर्डर की क्या है, फर्स्ट की क्या है, सेकंड की क्या। ठीक है, तो ये इसमें बात आप ये करोगे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, बट ये आपका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, क्योंकि यह तो आपको एक्सपेरिमेंट से पता लगता है आपको, बट ये हम थ्योरेटिकली किसी भी रिएक्शन को देखकर आप बता सकते हो। ये बेटर किसमें, ये कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री दोनों में लगती है, बट मोलिकुलरिटी आपकी ओनली किसमें अच्छे से डिफाइन कर सकते हो आप, एलिमेंट्री वाले में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसे नेक्स्ट वीडियोज में हम इससे आगे का पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।